मैंने एक चीज़ पता है, वो ये कि आई लाइक रीडिंग बुक्स। और मुझे ये भी पता है कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बुक रीड करना पसंद नहीं आता, तब तक जब तक आजू बाजू वाले लोग बुक्स रीड करने की बात नहीं कर रहे हो। तब फिर उन्हें ऐसा लगता है कि यार हाँ, थोड़ी बुक्स पढ़ लेनी चाहिए थी, हो सकता है कि यहाँ पे मैं बात कर लेता। तब फिर उन्होंने जो भी बुक पढ़ी रहती है बचपन से अब तक, वो बुक वहाँ पे चिपका देते हैं चेतन भगत पर। बट जब लोग एक्चुअली ये सोचते हैं कि मुझे रीड करना स्टार्ट करना है, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ये नहीं पता होता कि रीड करना क्या है। बट भाइयों, मैं जिंदा हूँ, अभी हम जिंदा हैं। पर शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि अगर आपने गौर से, प्यार से अगर मेरी बुक्स देखी होंगी तो आपको ये पता चला होगा कि सारी की सारी नॉन फिक्शन। एक फिक्शन है उसमें से जो मुझे मेरे दोस्त ने दी थी, वो भी मैंने अब तक पढ़ी नहीं है। तो अगर आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपको कोई स्टोरी बुक बताने वाला हूँ, कि मैं ये बताऊंगा कि कौन सी अच्छी खासी लव स्टोरी है, तो प्लीज़ ये वीडियो आपके लिए यहाँ पे खत्म। आप कल या परसों में वापस से शाम पे आएगी, आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ मैं बना के प्रस्तुत करूँगा। सो आगे वाली बुक्स आर प्योरली गोना बी नॉन फिक्शन एंड नो मीनिंग्स आर। और दूसरी बात ये भी बता दूं कि मेरे पास और सारी बुक्स थी, और जो भी मैं आपको बुक सजेस्ट करने वाला हूँ उसमें से आधी बुक्स मेरे पास अभी नहीं है, क्योंकि मैंने मेरे दोस्तों को दी हुई है। तो मेरे दोस्तों, जो भी आप देख रहे हो, अगर आपके पास मेरी ये वाली बुक्स है तो प्लीज़ लौटा दी। तो सबसे पहले आती है रिच डैड पुअर डैड। यार एक बात मैं आपको बता दूं कि कॉलेज में जो भी फाइनेंस सिखाया जाता है और एक्चुअल लाइफ में जो फाइनेंस समझना होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो दिस बुक इज़ अबाउट अ किड हु हैज़ टू डैड्स, एक उसके खुद के पापा, एक उसके फ्रेंड के पापा। पॉइंट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि उसके एक डैड ऐसे होते हैं जो जिन्होंने पीएचडी करी होती है और वो अपने गवर्नमेंट में कोई जॉब कर रहे होते हैं, और उसके जो फ्रेंड के डैड है जिसे वो रिच डैड बुलाते हैं, वो उन्होंने सिर्फ 8 तक पढ़ाई की थी। अब दोनों में फ़र्क ये है कि इनमें से कोई एक ऐसा होगा जो अपने बेटे के लिए बहुत सारा कर्ज छोड़ के जाएगा, और एक ऐसा होगा जो अपने बेटे के लिए एक एम्पायर छोड़ के जाएगा। अब मेरी बातों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये वो डैड होंगे जिन्होंने सिर्फ 8 तक पढ़ाई करी। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई छोड़, इसका मतलब ये कि आप फाइनेंशियली लिटरेट रहो। मैं बुक्स के डिटेल में नहीं जाने वाला, बस हर बुक की मैं हाईलाइट्स दे दूँ ताकि आपको भी पढ़ने में इंटरेस्ट है। जब कॉलेज और स्कूल्स में फाइनेंस सिखाया जाता है तो उन्हें ये सिखाया जाता है कि एक एसेट होता है, एक लाइबिलिटी होती है, एक इनकम होता है, एक एक्सपेंस होता है। बट उन चीज़ों का एक्चुअल मतलब, जो एकदम प्योर मतलब है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं जिसे हम बुनियादी बुद्धि बोलते हैं, वो कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। सो अगर मैं आपको सिर्फ एक शॉर्ट में बताने जाऊँ तो 3 तरह के लोग होते हैं। तो इस बुक के हिसाब से एक होता है अमीर, जो अपना पैसा सिर्फ असेट्स में लगाता है। एक होता है गरीब, वो उनके सारे पैसे अपने एक्सपेंसेस में खत्म हो जाते हैं। और फिर आते हैं मिडिल क्लास, जो अपने लाइबिलिटीज़ को ही अपना असेट्स मानते हैं। जैसे हमारी बॉलीवुड मूवीज में पहले से ही बोलते आ रहे कि मेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है। भाई ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को लगता है कि आपके असेट्स है, तो वो नहीं है। असेट वो चीज़ होती है जिसमें आप पैसा लगाते हो तो पैसा बढ़ता है। लाइबिलिटी वो चीज़ होती है जिसमें आप पैसा लगाते हो तो पैसा कम होता है। गाड़ी और बाइक ऐसी चीज़ है जिसमें आप पैसा डालोगे, मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप पैसा डालोगे तो पैसा कम होने वाला है। बट वहीं पर अगर आपका घर है, पैसे वहीं पे आपके शेयर्स है, वहीं पर आपके बॉन्ड्स हैं, वो चीज़ों में पैसे बढ़ने ही वाले। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो रॉबर्ट अंकल ने बताई है उस बुक में, तो आप प्लीज़ जाके चेक करिए। मुझे पता है कि आपको बहुत पसंद आएगी। फिर अगली आती है जॉर्ज क्लेसन से द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। अब ये बुक में यार जॉर्ज भाई ये बता रहे हैं कि हमें सेविंग्स करनी है। अब बात ये है कि एज इंडियंस हमें पता है कि सेविंग्स तो करनी है और काफ़ी सारे लोग कर देते हैं। बट काफ़ी सारे लोग जो लो इनकम स्ट्रीम्स में होते हैं, जिनकी इनकम कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती है, वो ये सोचते हैं कि यार मेरी तो इनकम ही वैसे कम है, तो हम क्या करें। बट काफ़ी सारे लोग थोड़े अलग भी होते हैं। एग्जाम्पल, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो लोग बोलते होंगे कि जब मेरी इनकम 15,000 थी तब भी मेरे पास कुछ नहीं बचता, आज मेरी इनकम 50,000 है तब भी मेरे पास कुछ नहीं बचता। तो ऐसे लोगों के लिए जॉर्ज भाई ने एक उपाय बताया। वो ये कहते हैं कि हर 10 कॉइन्स, उस ज़माने में कॉइन्स वो यूज़ करते थे, हर 10 रुपये जो भी आप कमाते हो उसमें से आप 1 रुपये पहले ही निकाल के रखो, और उसके बाद 9 को आप समझो कि आपके पैसे हैं और अब आपको जो करना है आप कर सकते हो। बट इस 10 में से एक जो है वो हमेशा साइड में निकाल के रखना इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ आपको तब तक करनी है जब तक आप रिटायर नहीं होना। और जॉर्ज भाई ये गारंटी देते हैं कि अगर आप ये चीज़ अब से लेके अपने करियर की स्टार्ट से लेके एंड तक करते हैं तो आपका रिटायरमेंट काफ़ी अच्छा होगा। तो ये बात सुन के ना बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि यार ये तो बहुत बेसिक है, सब लोगों को पता है कि सेविंग तो करनी है, 10% क्या मैं तो 20% करता हूँ। बट भाई बात ये है कि काफ़ी सारे लोग ये भी करते हैं कि अभी सेव कर लिया, फिर 2-3 महीने में इमरजेंसी आ गई और वो खोल दी। बात यहाँ पे ये है कि आप जैसे ही 10 में से 1 पैसा साइड में रखते हो, आप ये सोच लो कि आपके वो पैसे है ही नहीं, आपके वो पैसे है ही नहीं। तो जॉर्ज भाई ये बोलता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हाँ पहले अब मैं अपने एक्सपेंसेस कर लूँगा, पहले मैं अपना खर्चा कर लूँगा, उसके बाद जो बचता है वो सेव करूँगा। तो जॉर्ज भाई का सीधा सीधा पॉइंट ये है कि पहले आप सेव करो और बचा आप खर्च करो। बाकी ये बुक बहुत पतली है, अगर सही से पढ़ने जाओ तो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगी।
ठीक है। थर्ड पे आती है हमारी थिंक एंड ग्रो रिच, और फोर्थ पे आती है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये दोनों बुक्स बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगे मुझे। दोनों बुक्स में आइडिया थोड़ा सेम है बट समझाया थोड़ा अलग तरीके से गया। एक चीज़ जो हमें बचपन से सिखाई जाती है वो ये है कि काम करोगे तो बड़े बनोगे, नहीं तो वही करे जाओ, जो सही बात भी है। बट उससे ज़्यादा सही बात यह है कि काम करने से ज़्यादा सोचना इंपॉर्टेंट है, और सोचने को ना इतनी गलत रेपुटेशन दे दी गई है। अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्या कर रहे हो और अगर आप बोलो कि मैं सोच रहा हूँ तो लोग आपको बेवकूफ़ मान लेते हैं। लोग बोलते सोच क्या रहा है। तो इस चीज़ का मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। अगर आपको एप्पल की स्टोरी पूरी पता हो तो आपको ये भी पता होगा कि स्टीव जॉब्स जो है वो कोई इंजीनियर नहीं थे। उन्होंने खुद बैठ के कोई एप्पल का प्रोडक्ट नहीं बनाया। वो एक विजनरी थे, वो एक थिंकर थे, उनके दिमाग में आइडिया है और वो आइडिया आज एप्पल है। सो उन्होंने किया क्या? उन्होंने किया डेलीगेट। उन्होंने लाए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उन्होंने लाए टेक्नीशियंस, उन्होंने लाए सारे लोग जिन्हें पता है कि करना कैसे है, बट उन्हें ये पता था कि करना क्या है। सो दैट्स द पावर ऑफ थिंकिंग। ये दोनों बुक्स बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। उसका मतलब ये है कि आप अगर कोई चीज़ सोचते हो तो वो चीज़ होने वाली है। तो अगर आप रेपिटेटिवली कोई चीज़ सोचते रहोगे और पूरे मन से सोचोगे तो वो चीज़ होगी। तो बात ये है कि कोई भी इंसान बड़े से बड़े आइडिया से और बड़े बड़े सोच से बड़ा होता है, क्योंकि मेहनत तो मजदूर भी करता है, कभी कभार मालिक से ज़्यादा कर लेता है, बट क्या वो उतना सक्सेसफुल है जितना मालिक? बात रही। और ये चीज़ जान के आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो नॉर्मल है, सबको पता है। बट किसी को भी, और मैक्सिमम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैक्सिमम लोगों को अगर मैं ये बोलूँ कि आप 1 घंटा बैठ के बिना फ़ोन के, बिना कंप्यूटर के, बिना किसी चीज़ के, आप सिर्फ 1 घंटा बैठो और सोचो, तो वो ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। दैट्स अ फैक्ट। तो सोचना एक बहुत बड़ा और बहुत डिफिकल्ट टास्क है। आप 5-10 मिनट के लिए सोच सकते हो और उसके ऊपर आपका दिमाग फटने लगे। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज़ डेली बेसिस पे नहीं करते। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में एक चीज़ और लिखी हुई है कि अगर हो सके तो आप पूरे दिन में आधे से 1 घंटा सिर्फ अपने लिए सोचते हुए दीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ जाना चाहते हो लाइफ। Thinking is the hardest thing there is, which is probably the reason why so few engage in it. और ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएस के सबसे बड़े कार मैन्युफैक्चरर फोर्ड के ओनर हेनरी फोर्ड ने बोला। तो कुछ तो बात में दम होगी ना, मतलब हल्के में थोड़ी ले सकते हो उसको। तो हमारी 5th बुक है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। अब बात यह ना कि मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ पे मुझे किसी को भी समझाने की ज़रूरत है कि आपको टेंशन कम लेनी चाहिए, आपको वरी कम करना चाहिए और आपको ज़िंदगी जीने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए। ये सबको पता है, बट क्या सारे लोग करते हैं? कोई ना कोई चीज़ का तो हमें टेंशन लेना ही। और इनफैक्ट ऐसे भी काफ़ी सारे लोग होते हैं जब थोड़ा सा अच्छा फील करने लगते हैं तो ये सोचते हैं यार मैं तो टेंशन में था, मैं किसी तो चीज़ के बारे में टेंशन में था, कुछ तो सता रहा था मैं। फिर हम सोचेंगे, कुरेदेंगे अपने आप को और फिर ढूंढेंगे अरे हाँ इस चीज़ के बारे में टेंशन लेकर। तो ये बुक उनके लिए। ये बुक में डेल कार्नेगी वो ये बोलते हैं कि भैया हमारी आधी से ज़्यादा चिंताएं बहुत बकवास होती है। जैसे कि मैं जब 7th में था और मैं जब ट्यूशन में जाता था और ट्यूशन जाते जाते जब मैंने अपना होमवर्क नहीं करता था तो मुझे ये टेंशन रहता था कि यार आज तो मार पड़ने वाली, और अगर ज़्यादा कुछ हो गया तो आज तो घर पे पता चलने वाला। अगर मुझे कोई रिमार्क मिल जाता था स्कूल में तो मैं ये टेंशन रहता था आज तो भाई कोई खैर नहीं, आज तो पिटने वाला है, आज तो पापा मेरी हड्डी तोड़ देंगे, फिर तो हम हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। उसके थोड़े आगे आए तो फिर आया 10th, फिर आया 12th। अब हमें ये लगने लगा कि अगर 12th में सही मार्क्स नहीं है तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद है। मतलब सबने डरा दिया, सबने ये कह दिया था कि भाई 12th सबसे इम्पोर्टेंट, अगर वो क्रैक कर लिया ना तो ज़िंदगी क्रैक कर ली। उसके बाद तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। अब मुझे पता भी नहीं कि 12th की मार्कशीट कहाँ पड़ी होगी, वैसे देखनी पड़ेगी। तो मम्मी डैडी थोड़ा टेंशन चिल। सो इस बुक में ऑथर बेसिकली यही बोल रहा है कि हमारी 90% ऑफ द टेंशन फालतू होती है। तो वो ये कहता है कि कभी भी आपको किसी चीज़ की टेंशन हो तो आप ये सोचो कि इसमें सबसे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। जैसे मैं मेरी बात बता रहा हूँ, मैं खुद इस YouTube चैनल को शुरू करने से पहले 100 बार सोच रहा था। मैं ये सोच रहा था कि यार मेरे दोस्त मुझे क्या बोलेंगे, मेरे फैमिली वाले मुझे क्या बोलेंगे, मेरे आसपास के लोग ये जान के क्या बोलेंगे कि मैं YouTube चैनल शुरू कर रहा हूँ। व्हाट इफ़ आई फेल, व्हाट इफ़ आई डोंट डू वेल। बट फिर मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने वाला है, क्या मुझे लोग हेट करेंगे, क्या मुझे लोग घर पे आके मारेंगे, क्या मेरे घर वालों को भी तकलीफ होगी? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरे वीडियो पे एक डिसलाइक आएगा, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ होने वाला है? आप कोई भी टेंशन में रहो, आप ये सोचो कि सबसे ज़्यादा बुरा
क्या हो सकता है। तो ये 5 बुक्स हैं जो आप रीड कर सकते हो स्टार्टिंग के लिए। और ये मैं बुक्स इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि यार ये सब बुक्स बहुत ज़्यादा बेसिक है, सबको पढ़नी चाहिए। अगर आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कोई भी बैकग्राउंड से हो और अगर आपने अब तक बुक्स रीड करना स्टार्ट नहीं किया और अगर आप फेरी टेल्स में बिलीव नहीं करते तो आप ये 5 बुक्स रीड कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये बुक सबसे बेस्ट है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बुक्स बहुत ज़्यादा बेसिक है और बेसिक चीज़ों में सबसे ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है। मैं ये अश्योर कर सकता हूँ कि ये बुक्स पढ़ने के बाद आप द वे यू थिंक विल चेंज। तो भाई मैंने आपको ये तो बता दिया कि भाई कौन सी बुक्स रीड करनी है, बट ये बात जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रीड करनी क्यों है। देखो भाई, एक ऑथर है जिम रॉन, उन्होंने कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले कुछ चीज़ बोली थी और वो मेरे दिल पे छू, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये शायद बात आपको आपके पेरेंट्स बचपन से बोल रहे होंगे बट आपको कभी दिल पे लगी नहीं होगी, बट ये बात अब शायद आपको लग जाए। जिम रॉन भैया ने ये बोला था कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्टे द मोस्ट विद। और ये बात मुझे इसलिए दिल पे लगी क्योंकि जब मैंने एक्चुअली एनालाइज किया तो वो सही था। मेरे शब्द अदल बदल गए थे, मेरे शब्द वैसे थे जैसे मेरे आसपास के दोस्त थे, मेरी थिंकिंग वैसी थी जैसे मेरे आसपास के दोस्त थे, मेरे गोल्स वैसे थे जैसे मेरे आसपास के दोस्त थे, और मेरी ज़िंदगी के एक्सपेक्टेशन भी वैसे ही थे जैसे मेरे आसपास के दोस्त के थे। इस चीज़ से मुझे यही रियलाइज़ हुआ दैट आई नीड पीपल हु कैन टेक मी अप अ नॉच। इसका मतलब आई नीड पीपल विद हुम आई कैन लेवल अप, जिनके साथ रह के मेरा लेवल ऊपर जा सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली 90% लोगों के ऐसे दोस्त होते हैं जो उन्हीं के एज ग्रुप के होंगे, जो उन्हीं के आसपास पड़े होंगे और जिनका दिमाग उनसे कुछ आगे तो नहीं होने वाला। तो उस टाइम पे मैंने ये रियलाइज़ किया कि ऐसे लोग के साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे 10 गुना आगे हो, जो आपसे 100 गुना आगे हो, और जो लोग वहाँ पे हो जहाँ पे आपको आगे जाकर पहुँचना है। तो क्या वो मेरे आसपास के दोस्त हैं? नहीं। क्या वो मेरे कांटेक्ट में? नहीं। क्या मैं सीधे वॉरेन बुफे से बात कर सकता हूँ? नहीं। बट मैं ऐसे लोगों के साथ बात कर सकता हूँ जो लोग एक्चुअली वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं थ्रू द मीडियम ऑफ बुक्स। तो बुक्स एक ज़रिया है उन लोगों से बात करने का जिन लोग से आप डायरेक्टली मिल नहीं सकते, जो लोग आपको सीधे सीधे गाइड नहीं कर सकते बट आपके साथ एक तरफा बात कर सकता है। इसीलिए धीरे धीरे मेरे फ्रेंड्स कम हो गए और मेरी बुक ज़्यादा बढ़ गई और उसी के साथ साथ मेरा माइंडसेट भी चेंज होने लग गया। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने आपको बताई थी कि द वे यू थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपके आसपास के लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके आसपास के लोग जिम रॉन और वॉरेन भैया और रॉबर्ट भैया, हेनरी भैया जैसे लोग हो तो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू द पीपल जिन लोगों के साथ आपने गोटियाँ खेली हो। नो ऑफेंस बट यही सच्ची बात है। सो दैट्स द रीज़न व्हाई आई हैव बीन रीडिंग सो मेनी बुक्स सिंस लास्ट 4 years। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने बुक रीड करना शुरू किया था इन द ईयर 2016। मेरे पास और भी बहुत सारी बुक्स है, इतनी मतलब मैंने बहुत सारी बुक्स मेरे दोस्तों को दी हुई है, बट जब मैंने शुरू की थी तब एक बात है कि मुझे भी रीड करना पसंद नहीं था। बट ये जो जिम भैया की बातें मेरे दिमाग में चलने लगी उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, बुक्स रीड करनी चाहिए। और धीरे धीरे मैंने एक बुक रीड की, फिर दूसरी बुक रीड की और मुझे टाइम लगा और धीरे धीरे मुझे आदत हो गई। और अब मुझे ऐसी आदत है कि भाई अब अगर आप मुझे बोलो कि भाई अगर ये कोई सीरीज़ देख लो या आपको बुक पढ़ लो तो मैं बुक को चूज़ करूँगा। सो वैसी बात है और आप भी चूज़ कर सकते हैं, आपको ही मज़ा आएगा धीरे धीरे। अगर आप उनमें से हो जिनको बुक पढ़ते पढ़ते नींद आती है तो भाई मैं आपको ये बोलूँगा कि कॉफ़ी भी के बैठिए। बट मैं कितना भी आपको बोलूँ नींद अगर आपको आनी है, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपको नींद आएगी। बट अगर आपको एक्चुअली इंटरेस्ट है तो भाई कितना भी मैं लोरी गा लूँ आपको नींद नहीं आएगी। स्टार्टिंग के लिए आप 10 पेज से स्टार्ट करिए, एक दिन में 10 पेज पढ़िए, टाइम निकालिए। अगर आपके पास इंस्टाग्राम में अपनी दोस्तों की फ़ोटोज़ लाइक करने के लिए 10 मिनट मिलते हैं तो वही 10 मिनट यहाँ पे यूज़ कर लीजिए, आपका कुछ भला हो जाएगा। बाकी कल मिलता है।